जानकारी बढ़िया से देख ली, हर एक बात को अच्छे से समझ लिया, हर एक पॉइंट को टू द पॉइंट समझा। अब हमारे पास अगला टॉपिक आता है इलेक्ट्रॉन बंधुता को समझने का। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, समझेंगे और उसको भी क्लियर करेंगे। 4 टॉपिक, इस चैप्टर से 4 टॉपिक अगर आपने समझ लिए तो आप इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। इस चैप्टर से ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन आता है, लेकिन इसको बाकी चैप्टरों से ज्यादा तवज्जो क्यों दी जाती है? भाई आपसे बोला जाता है कि सर मेरे को इनऑर्गेनिक बढ़िया करनी, तो कौन से चैप्टर पढ़ूं? तो हम बोलेंगे पीरियोडिक टेबल पढ़ ले, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ ले, बहुत बढ़िया चैप्टर है। भले पीरियोडिक टेबल से एक क्वेश्चन आता है, लेकिन उसकी अहमियत बाकियों से ज्यादा क्यों है? क्योंकि वो बेसिक चैप्टर है। यहाँ पे आपके बेसिक मजबूत होते हैं कि यार ये तत्व इस आवर्त में आता है, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, विद्युत ऋणता क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, वो सब यही सीखते हो तुम, और यही सीखोगे तो ज्यादा फायदा आएगा। ठीक है। हाइड्रोजन वाला चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि वो तो पीछे आता है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। तभी तो नई एनसीईआरटी में इन चैप्टर को रखा गया, उनको हटा दिया क्योंकि उनकी इतनी अहमियत नहीं थी, इनकी ज्यादा अहमियत है। भले एक क्वेश्चन आता है। अब बच्चों आगे हेडिंग डाल लो, इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। EA, इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शॉर्ट में लिखा जाता है इसे EA। तो जैसे कि देखो ध्यान से, धातुओं की प्रकृति इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है, तो धातु को ऊर्जा दे दी जाए तो वो इलेक्ट्रॉन निकाल देती है, तो उस दौरान जो दी गई ऊर्जा होती है वो तो कहलाती है आपकी आयनन ऊर्जा। सबको पता है, अगर मुझे किसी उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा तो उसको ऊर्जा देनी पड़ेगी, हाँ या ना? क्लियर हुआ? अगर मान लो इस ग्लास में पानी भरा हुआ है, इस ग्लास में पानी भरा हुआ है और मैं उस ग्लास को खाली करना चाहता हूं तो टेढ़ा करना पड़ेगा, तो दी गई ऊर्जा, ये भी तो एक प्रकार की ऊर्जा है ना, मैंने उसको टेढ़ा किया, मेरे को कुछ ऊर्जा देनी पड़ी। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़ती है वो तो कहलाती है आपकी आयनन ऊर्जा। लेकिन जब आप किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन जोड़ो और ऋणायन बनाओ, तो उस दौरान जो भी ऊर्जा में परिवर्तन आएगा वो कहलाता है आपके इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन को बंधु, ये तो मेरा बंधु है, इससे तो मेरा लगाव है, तो वही वाली बात है। तो सिंपल सी बात है, जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणायन बनता है, बनता है कि नहीं बनता है? तो उस दौरान ऊर्जा में ऊर्जा या तो निकलेगी या अवशोषित होगी, तो उसी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। समझ में आया? तो जरा देखो ध्यान से, समझना और लिखना। जब कोई परमाणु, जब कोई उदासीन गैसीय परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाता है, तो या तो उत्सर्जित या अवशोषित, उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा ही इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। अब मैंने उत्सर्जित या अवशोषित क्यों लिखा? क्योंकि बेटा जरूरी नहीं है कि हर बार ऊर्जा निकले ही निकले, या जरूरी नहीं है हर बार ऊर्जा देनी ही पड़े। डिपेंड करता है कि आपका परमाणु कौन सा है। अभी धीरे धीरे जब आप इसमें पढ़ोगे सारे कॉन्सेप्ट आपके फिंगर टिप्स पर आ जाएंगे। ओके, तो जैसे कि देखो ध्यान से, मान लो कोई एक्स परमाणु है गैसीय अवस्था में, इसने कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो यहां पर इसने X माइनस ऋणायन बना लिया,
तो यार यहां पर जो भी ऊष्मा में परिवर्तन हुआ डेल्टा एच क्या होता है? एंथैल्पी परिवर्तन, ऊष्मा में परिवर्तन। तो यहां पर जब इसने डेल्टा EGH इसको बोला जाता है, डेल्टा EGH ये क्या है? पहले अभी इतना समझो, जब इस उदासीन गैस से परमाणु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो ऋणायन बनाया, तो उस दौरान जो भी ऊष्मा में परिवर्तन हुआ यही कहलाता है इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि। इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे कि मान लो हेलोजनों के केस में ऊर्जा निकलती है बेटा। जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई फ्लोरीन है या क्लोरीन है या ब्रोमीन है, ब्रोमीन हेलोजन है, कोई भी तत्व है, हेलोजन जैसे इलेक्ट्रॉन लेता है, जैसे कि मान लो ये हमारे पास क्या है? फ्लोरीन है। फ्लोरीन ने जैसे इलेक्ट्रॉन लिया, जैसे ही मैंने इसमें इलेक्ट्रॉन डाला, ऊर्जा निकलती है। जैसे अगर ये अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस का तो वैसे अष्टक पूरा होता है, वो इलेक्ट्रॉन लेना ही पसंद नहीं करेगी, और अगर आपने उसमें इलेक्ट्रॉन रखा तो उसको ऊर्जा देनी पड़ेगी। भाई तू लेना यार, खा, हाँ या ना? तो वहां ऊर्जा निकलने के बजाय देनी पड़ेगी। ऊर्जा निकले तो हमारा फायदा है, क्योंकि सिस्टम की ऊर्जा घट जाएगी, सिस्टम की ऊर्जा घट जाएगी तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। दोबारा समझाता हूं, जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बना रहा है तो ऊर्जा या तो निकलेगी, कोई तो अपनी इच्छा से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, और कोई को जबरदस्ती देना पड़ेगा, तेरे को तो लेना ही पड़ेगा, हाँ या ना? क्योंकि उसको पता नहीं है इसकी अहमियत, अगर तू ले लेगा तेरे फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऋणायन बनाएगा, तो उस दौरान जो भी ऊष्मा में परिवर्तन हो रहा है डेल्टा EGH, EG का मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन करना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। डेल्टा H क्या है? एंथैल्पी परिवर्तन। एंथैल्पी क्या होती है? एक प्रकार की ऊष्मा। जैसे कि सपोज करो मेरी ऊर्जा, जैसे कि मान लो मैं कोई परमाणु हूं, ठीक है, मैं कोई परमाणु हूं, मेरी ऊर्जा पहले थी 30 किलो जूल। कितनी थी मेरी? 30 किलो जूल मेरी ऊर्जा थी। मैंने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और बाद में 10 रह गई, तो आप देख करके क्या बोलोगे? यार इसकी ऊर्जा तो घट गई, 20 किलो जूल का नुकसान हो गया इसके। तो बस कितना ऊष्मा में परिवर्तन आया? 20 किलो जूल का। तो अगर मैं बोलूं यार मेरी ऊर्जा तो घट गई, लेकिन परिवेश की तो बढ़ गई ना, क्योंकि वो तो परिवेश में गई, ऊर्जा तो संरक्षित रहती है। भाई सिस्टम में से निकल के बाहर गई, आपने पढ़ा होगा ना थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में, ठीक है? तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, जब ये परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बना रहा है तो यहां पर ये वाली चीजें हो रही है। तो जरा देखो ध्यान से, ये है इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट। पहली बात, इसका मात्रक, ऊर्जा है तो ऊर्जा की मात्रक, जैसे कि किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल, कुछ भी मात्रक इसका हो सकता है। अब अगली बात, काम की कुछ और बातें। हाँ जी, जब भी कोई परमाणु पहला इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जब भी कोई उदासीन परमाणु, जब भी कोई उदासीन परमाणु पहला फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो यह प्रक्रम ऊष्मा क्षेपी अथवा ऊष्मा शोषी हो सकता है, ऊष्मा शोषी हो सकता है। मतलब पहला इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा है।
लेकिन उसके बाद के प्रक्रम, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, अब दूसरा भी ले रहे हो, तीसरा भी ले रहे हो, चौथा भी ले रहे हो, सब में ऊर्जा देनी ही पड़ेगी। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना सदैव हमेशा ऊष्मा शोषी होगा, ऊष्मा शोषी प्रक्रम होता है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं बहुत ही अच्छे तरीके से, समझना बच्चों। मान लो ऑक्सीजन का हम उदाहरण लेते हैं। ऑक्सीजन गैस है। आपको पता है ऑक्सीजन के बाह्यतम पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इसका स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा। हो गई तेरी बल्ले बल्ले, ठीक है। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। ऑक्सीजन एक धातु है, पहला इलेक्ट्रॉन बड़े आराम से ले लेगी, कोई दिक्कत नहीं है, O- बन जाएगी गैस में। अब देखो ध्यान से 2,7 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस दौरान ऊर्जा निकलती है। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, डेल्टा H1 पहला इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो ऊर्जा निकली। क्यों? क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन चाहती है कि मुझे इलेक्ट्रॉन दो। यहां पे ऊर्जा निकलती है बेटा लगभग -141 किलो जूल पर मोल, इतनी ऊर्जा रिलीज हुई। ओके। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर इसको हम देते हैं, अब जैसे ही मान लो O- गैसीय ऋणायन बन चुका है जिसके अंदर 2,7 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो ये ऋणायन बन चुका है, लेकिन स्ट्रक्चर तो पूरा नहीं हुआ भाई। कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन से O-2 बनना चाहिए। O-1 का तो क्या करेंगे हम, उसके बनने न बनने का तो कोई मतलब नहीं है, हमें तो डायरेक्ट O-2 बनाना था। तो जरा देखो ध्यान से, जैसे ही हमने O-2 बनाया हमने, तो इसमें इसका स्ट्रक्चर तो पूरा हो गया। लेकिन यार एक पंगा हो गया कि ये समान आवेश है, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होगा। यहां पर अष्टक पूरा करना एक अलग चीज है, लेकिन हम तो जुड़ेंगे ही नहीं। इन दोनों को पता है कि अगर हम दोनों मिल जाएंगे तो एक बहुत अच्छी लाइफ हो जाएगी, लेकिन दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। 36 के 36 गुण नहीं मिल रहे इनके, ठीक है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं एकदम। तो यहां पे ऊर्जा देनी पड़ेगी। अरे आओ पास में आओ यार, पास में आओ। फिर देखो उनसे बढ़िया कोई है ही नहीं, अष्टक ही पूरा कर लिए। इस प्रोसेस में ऊर्जा देनी पड़ती है और लगभग ये ऊर्जा होती है। एग्जैक्ट तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर मैं इसको लिख रहा हूं लगभग बेटा। इसको अपन ले लेते हैं 640 652 के लगभग, 654 इतनी ऊर्जा, ठीक है। सॉरी 754 के लगभग, 754 है ना, 3 बचता है ना, 603। हम्म 744 किलो जूल पर मोल, ये है। इतनी ऊर्जा देनी पड़ती है तब जाकर के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो यहां पर जब O से O-2 बनता है बेटा, तो पहला पद तो आराम से बन जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक उदासीन परमाणु में जा रहा है, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित में जा रहा है। तो सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिस वजह से O-2 बनाना तो है हमें, लेकिन वहां ऊर्जा देनी पड़ती है क्योंकि सिस्टम ने ऊर्जा खाई, सिस्टम की ऊर्जा बढ़ गई, यहां निकल गई। ये पहला पद ऊष्मा शेपी, ये समझ पा रहे हैं आप, ये ऊष्मा शेपी है और ये ऊष्मा शोषी है। तो कुल
अगर हम इन दोनों अभिक्रियाओं को, आपने लिख लिया ना यहाँ पर, इसी के आगे कंटिन्यू कीजिएगा बेटा, मैं वहां नीचे जगह नहीं है तो यहाँ लिख देता हूं। हमने क्या किया था, O गैस में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ करके O गैस माइनस बनाया था, फिर इस माइनस में हमने एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ करके क्या कर दिया था, O2 माइनस बनाया था। तो हमें तो कुल अभिक्रिया चाहिए, कुल अभिक्रिया चाहिए। तो जरा देखो ध्यान से, जो इस तरफ है और वही उस तरफ है तो कट जाएंगे। देखो O माइनस गैस यहाँ, O माइनस गैस यहाँ, ये कट गया तो बचा क्या, O गैस। कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, एक और एक, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। तो यहाँ पर क्या बनेगा, O2 माइनस बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। यहाँ पर एंथैल्पी कितनी आई थी, डेल्टा H1 माइनस 141 किलो जूल पर मोल। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है बेटा। यहाँ पर कितनी आई थी, प्लस का 444 किलो जूल पर मोल। और अगर फाइनल देखा जाए, फाइनल अभिक्रिया के लिए देखा जाए, डेल्टा H कुल, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का जोड़ हो जाएगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो बेटा ये आ जाएगा प्लस का 603 किलो जूल पर मोल। ओके, तो यहां पर आप ये क्लियरली समझ लें कि यार कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन अपनी इच्छा से ले सकता है। इसने इसको इलेक्ट्रॉन लिया, अच्छी बात है, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने में उसके पसीने छूट गए, ऊर्जा देनी पड़ गई उसको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि कोई तो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, कोई नहीं ले सकता है। मतलब पहला वाला केस उष्माक्षेपी भी हो सकता है, उष्माशोषी भी हो सकता है, लेकिन एक बार ऋणायन बन गया तो फिर आगे आने वाले पद तो उष्माशोषी ही होंगे, क्योंकि ऋणायन बन जाएगा फिर। तो ये था एक मेन सीन जो आपको समझना चाहिए था, ये था एक मेन सीन तो आपको समझना चाहिए था। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो O-2 बनने का प्रक्रम कैसा हुआ, उष्माशोषी हुआ। इसी तरीके से अगर आप N3 माइनस बनाना चाहें, वो भी उष्माशोषी रहेगा, क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। अब इलेक्ट्रॉन बंधुता हमारे दिमाग में थोड़ी थोड़ी तो बैठ गई कि सर परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ऋणायन बनाएगा, जो ऊर्जा निकलेगी उसे निकलने वाली ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। आमतौर पे ऊर्जा निकलती है ये बेटा पहला इलेक्ट्रॉन जब ऐड किया जाता है तो। पक्की बात। अब देखो कौन कौन से कारकों पे डिपेंड करती है, तो अब हम बात करेंगे EA, इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक। बहुत ही सिंपल सिंपल से फंडे हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया से कॉन्सेप्ट है बेटा, मजा आ जाएगा। और टाइम पता नहीं चला कब 42 मिनट हो गए। ये को प्रभावित करने वाले कारक, पहला कारक होता है बेटा आकार, एटॉमिक साइज। आकार जितना छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में दूरियां उतनी कम होगी, तो आराम से बुला लेगा, आओ 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 हमारे पास आओ। समझ में आया? छोटा आकार होगा, आकर्षण ज्यादा होगा, आइए आप आइए तो सही हमारे पास आइए। ठीक है, तो आकार घटेगा तो ये आकार जितना छोटा होगा, जैसे कि पहले परमाणु का आकार इतना बड़ा था, फिर इतना, फिर इतना, इतना, तो यार जो छोटा आकार का परमाणु है उससे इलेक्ट्रॉन की दूरियां कम हो गई ना। एक इतना बड़ा परमाणु है, ये इसका नाभिक और यहाँ इलेक्ट्रॉन। मान लो कोई इतना सा परमाणु है, इसका इलेक्ट्रॉन और ये आने वाला, ये नाभिक और इसका आने वाला इलेक्ट्रॉन। यहाँ दूरियां कम है, यहाँ दूरियां ज्यादा है, आकर्षण कम होगा, यहाँ आकर्षण ज्यादा होगा और जल्दी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जल्दी ऊर्जा निकालेगा, हाँ ना। आकार घटेगा तो आकर्षण बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा तो ऊर्जा ज्यादा निकलेगी, ये ज्यादा होगी। समझ में आया बेटा? ओके, हाँ जी। तो ये वाला पॉइंट है, मतलब आकार छोटा तो ये ज्यादा, अर्थात ये और आकार एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हुए, ये और आकार एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हुए, ये और आकार एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हुए। अब इन सबसे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट बताएंगे आगे आपको, दूसरा जेड इफेक्ट।
जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट नाभिकीय आकर्षण ही तो है। अगर जेड इफेक्ट ज्यादा होगा तो आकर्षण ज्यादा होगा, आकर्षण ज्यादा होगा तो ईए का मान ज्यादा होगा। हाँ या ना बोलो बच्चों। तो ईए समानुपाती होगा जेड इफेक्ट के। क्या बोलते हो? समझ में आया? समझ में आया? ईए समानुपाती होगा जेड इफेक्ट के। ईए समानुपाती होगा जेड इफेक्ट के। ईए समानुपाती होगा जेड इफेक्ट के। क्लियर हो गया? ईए समानुपाती होगा जेड इफेक्ट के। ये भी समझ में आया? अगला कारक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला कारक ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो ईए को ज्यादा प्रभावित करता है। क्या? पूर्ण पूरित और अर्धपूरित कक्षकों का स्थायित्व। थर्ड, पूर्ण पूरित एवं अर्धपूरित कक्षकों का स्थायित्व। पूर्ण पूरित एवं अर्धपूरित कक्षकों का स्थायित्व। पूर्ण पूरित एवं अर्धपूरित कक्षकों का स्थायित्व। अब जिसका स्थायित्व ऑलरेडी पहले से है उसको इलेक्ट्रॉन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जरूरत है उसको? नहीं है। लेकिन जो कि अनस्टेबल है उसको तो चाहिए, फिर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा निकाल देगा। हाँ या ना? तो जरा देखो ध्यान से, पूर्ण पूरित और अर्धपूरित कक्षकों का स्थायित्व। तो जरा देखो ध्यान से, हमें पता है, हम ये जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं पूर्ण पूरित, पूर्ण पूरित मतलब S2, P6, D10, F14 एवं अर्धपूरित जैसे कि D, P3, D5, F7 अधिक स्थायी होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं, तो इनके लिए ईए इलेक्ट्रॉन बंधुता। यार ये परमाणु इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाह रहे, जब तक इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं तो ऊर्जा निकालेगा नहीं। इनके लिए ईए का मान कम प्राप्त होता है। ये ईए निकालते ही नहीं, ऊर्जा निकालते ही नहीं। हमें निकलने वाली ऊर्जा से मतलब है, क्योंकि सिस्टम की ऊर्जा घटनी चाहिए, इनकी नहीं घटती है। इलेक्ट्रॉन लेकर के उल्टा ही अनस्टेबल हो जाते हैं। जिनका स्टेबिलिटी ऑलरेडी है वो क्यों इलेक्ट्रॉन लेगा? भाई मैं ऑलरेडी स्टेबल हूं, मुझे नहीं चाहिए। हाँ या ना? ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जिसके पास ऑलरेडी एक फोन है उसको दूसरा फोन नहीं चाहिए। भाई मेरे पास है ना, क्या मतलब आ रहा है? ठीक है, नहीं होता तो अलग बात थी ना कि यार क्यों खर्चे करूं मैं अपने। ठीक है, ओके। इनके लिए ईए का मान कम प्राप्त होता है, कम प्राप्त होता है। भाई जिनके पास नहीं है उनको दो ना, उनके फायदा होएगा। ओके, अब आगे की बात। तो इससे क्या हुआ? देखो, हम जानते हैं कि पूर्ण पूरित एवं अर्धपूरित कक्षकों के कक्षक ज्यादा स्थायी होते तो इनके लिए ईए के मान कम प्राप्त होते। जिससे क्या? इसी वजह से जो इसी कारण, तीर लगाना, एरो का चिन्ह लगाना, इसी कारण अक्रिय गैस, अक्रिय गैस है ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 2 एवं ग्रुप नंबर 15, क्योंकि ग्रुप नंबर 18 में सबका स्टेप पूरा होता है। ग्रुप नंबर 2 में एस कक्षक पूर्ण पूरित होता है, एस में 2 होते हैं, और ग्रुप नंबर 15 में पी में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पता है ना, पी में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
के तत्वों के लिए ये का मान अपेक्षाकृत कम होता है। तो यहां पर अब ध्यान से देखना, आवर्त 2 हाँ जी भैया, आवर्त 2 देखना ध्यान से, मजेदार आवर्त है। आवर्त 2 में कौन कौन से तत्व है हमारे पास? लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है। अगर मैं इनके बाह्यतम कक्षक को ही बताऊं, इसमें 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। अरे क्या बात कर रहा है? हाँ जी, यहाँ पे 2s में 1 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s1 होता है ना, 2s1 2s2 2p2 ना यार, 2p1 आएगा ना बोरोन में, 2p1 फिर 2p2, ये 2p3, ये 2p4, ये 2p5 हो जाएगा बेटा, ये 2p6 हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि किसके लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम हो जाएगी? अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ये ज्यादा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा ऊर्जा निकलेगी, ऊर्जा निकलनी चाहिए। ठीक है, हाँ जी। अब जरा देखो ध्यान से ये का क्रम, भैया ये तो अष्टक ही पूरा है, क्या ये पूर्ण पूरित है? हाँ है। क्या ये पूर्ण पूरित है? हाँ है। और पूर्ण पूरित कौन है? ये रहा, ये भी क्या पूर्ण पूरित है? हाँ है। हाँ है, हाँ है। क्या ये अर्धपूरित है? हाँ है। नाइट्रोजन खानदान अर्धपूरित है? हाँ है, अर्धपूरित है। क्या हमको समझ में आ रहा है? क्या नियोन इलेक्ट्रॉन लेगा क्या? सबसे कम ऊर्जा निकालेगा। भैया हम तो इलेक्ट्रॉन लेके परेशान हो गए, बर्बाद हो गए हम तो। हाँ जी, पता नहीं ये कौन सी ऊर्जा है जो हमें दिए जा रहे हैं। नियोन तो ऊर्जा निकाले, उल्टा अस्थायी होएगा। ठीक है, नियोन के लिए इलेक्ट्रॉन लेना, अरे मुझे बताओ भाई इसका अष्टक पूरा है तो इलेक्ट्रॉन लेने से इसको फायदा होगा या नुकसान? नुकसान। तो बस सबसे कम ऊर्जा। उसके बाद जरा देखो ध्यान से, बेरिलियम आयन, बेरिलियम ऋणायन बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा, उसका एस कक्षक पूरा भरा हुआ था। फिर इससे ज्यादा ऊर्जा यहाँ पे निकलती है क्योंकि यहाँ तो अष्टक ही पूरा है। अब जरा देखो ध्यान से, नाइट्रोजन अर्धपूरित है, पूर्ण पूरित पीछे, फिर अर्धपूरित, अब अर्धपूरित। अर्धपूरित कौन आ गया? नाइट्रोजन आ गया। अब जरा देखो ध्यान से, अब सीक्वेंस में चलेगा मान। अब और कहीं पर भी कोई ओछपोच आएगी तो कहां आएगी जरा उसको देखो। भाई नाइट्रोजन नियोन पीछे आ गया, बेरिलियम पीछे आ गया, पूर्णपूरित वाले पीछे आ गए, फिर अर्धपूरित। इतना समझ में आया? क्या लिखा? हम जानते हैं कि पूर्णपूरित और अर्धपूरित ज्यादा स्थायी होते हैं तो इनके लिए ये का मान कम प्राप्त होता है, तो कम लिख दिया ना, क्या दिक्कत है? अब जरा देखो ध्यान से, अब कोई बोल रहा है लिथियम। अब जरा देख ध्यान से बेटा, एस में तो आधे का तो कोई मतलब ही नहीं, आधा तो होएगा ही सही ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं क्या? 2। अब देखो लिथियम, इलेक्ट्रॉन लेना है हमें, क्या लिथियम विराट कोहली, इधर देख बालक, विराट कोहली इधर देख, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, अब लिथियम बचा, बोरोन बचा, कार्बन बचा। अब ध्यान से देखना, लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन ले ते ही क्या 2s1 से 2s2 हो जाएगा? मुझे ये बताओ, लिथियम 1 ही इलेक्ट्रॉन लेते हैं क्या 2s2 हो जाएगा? उसके इलेक्ट्रॉन जाएगा ना जब ऋणायन बनाएगा। भाई जरा देखो ध्यान से, लिथियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, जैसे कि सपोज करो मैंने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो 2s1 से क्या हो जाएगा? ये 2s2। अरे भैया ये तो अर्धपूरित हो गया, मतलब इसका तो फायदा हो गया, सॉरी पूर्णपूरित हो गया, इसका तो फायदा हो गया। तो इसके लिए ये का मान ज्यादा निकलेगा बोरोन से, क्योंकि बोरोन में 2p1 से 2p2 हो जाएगा। कोई ज्यादा फायदा है क्या यहाँ पे? इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया
और 2p2 में गया। कोई फायदा है? कोई फायदा है यहाँ जाने का? यहाँ फायदा है कि यार ये पूर्ण पूरित हो चुका है, तो लिथियम माइनस जब बनेगा तो वो बोरोन माइनस बनने से भी ज्यादा ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, तो बोरोन, फिर उसके आगे आ जाएगा लिथियम। समझ में आया? बढ़ते क्रम में चलेगा क्योंकि आकार घट रहा है ना। लिथियम, फिर उसके बाद कार्बन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, फिर उसके आगे फ्लोरीन। ये सीक्वेंस होता है। देखो ध्यान से, आकार बढ़ेगा ये घटेगा, आकार घटेगा ये बढ़ेगा। तो जरा देखो ना ध्यान से, बाएं से दाएं चल रहे हैं, आकार घटता है, ये बढ़ते हुए क्रम में आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन एक समान दर से बढ़ेगी नहीं, क्योंकि बीच बीच में विन्यास डिस्टर्ब कर रहा है। यहाँ पूर्ण पूरित है, तो पूर्ण पूरित वाले तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण ही नहीं करते हैं। हम तो बिल्कुल नालायक है भैया, हम तो नहीं करेंगे, हम नहीं जा रहे उनकी शादी में, हमें कोई मतलब नहीं है। इसका आधा अधूरा मन, ठीक है यार, मैं भी नहीं जाता हूँ, मन तो था लेकिन नहीं जाता हूँ, एक ही बिरादरी के ना। अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर लिथियम इलेक्ट्रॉन लेते ही, यार मैं तो जाऊंगा, मैंने तो खाए नहीं रसगुल्ले यार, मेरे को तो जाना पड़ेगा ना यार, मैंने तो रसगुल्ले खाए नहीं, वहां तो बफर डिनर चल रहा है, मेरे को तो जाना पड़ेगा। इसकी इच्छा कम, इसकी इच्छा ज्यादा है, क्योंकि मैं वहां पे वो मजे लूंगा जो मैं नहीं ले पाया था। यहाँ पे 2s1 था, 2s2 में चला जाऊंगा, तो मेरे तो वहां जाने से फायदा है। बाएं से दाएं चलने पे बढ़नी चाहिए, बिल्कुल बढ़ रही है, यहाँ पे ज्यादा फायदा है भैया। फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन बढ़ते हुए क्रम। तो ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, यही सेम क्रम इनके नीचे वाले आवर्त में आता है, एज इट इज आता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या मेरी बात क्लियर हो गई? क्या कहीं भी नहीं मिलेगा, ध्यान से देख लेना, पढ़ लेना अच्छे से। ओके, तो ये हमने देखा। अब देखो आवर्ती विचलन, ई के मान में आवर्ती विचलन, ई का आवर्ती विचलन। लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं चलने पर क्या आकार घटता जाता है? हाँ जी, तो ई का मान बढ़ता जाएगा। हाँ जी, टॉप टू बॉटम चलेंगे तो बेटा क्या होगा? आकार बढ़ता जाएगा। हाँ जी, तो ई का मान घटता जाएगा। हाँ जी, पता है ना, ये तो हमको सब जानते हैं। क्लियर है? ओके, ये बात हमने देखी, अच्छे से समझी, अच्छे से क्लियर कर ली कि यार बाएं से दाएं चलेंगे तो ये बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ध्यान रखना है बाबू। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत तगड़ा मामला के खड़ा कर देता है, पूर्ण पूरित वाला इलेक्ट्रॉन ग्रहण ही नहीं कर सकता, ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं करेगा। जबकि लिथियम, जब लिथियम माइनस बने तो इसका तो फायदा है, लेकिन बोरोन का फायदा नहीं है। तो जब लिथियम माइनस बनता तो वहां पे ज्यादा ऊर्जा निकलती, तो उसी का सीक्वेंस क्या है। थोड़ा सा दिमाग लगाना, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। थोड़ा थोड़ा ज्ञान अभी अर्जित करते जा रहे हो, फिर धीरे धीरे एकदम माहिर हो जाओगे, तुम्हें ये चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगेगी कि अब समझ में आ रही है। उस टाइम पे पढ़ लेते, उस टाइम पे हमारा इतना दिमाग नहीं था, लेकिन जब आप धीरे धीरे सारी चीजें पढ़ लोगे ना, फिर आप एकदम पारंगत हो जाओगे। अभी बहुत सारी चीजें आपके लिए नहीं है। देखो, जब हम किसी चीज को एक हद तक समझ लेते हैं ना, फिर हमारे अंदर वो डेवलप हो जाती है। वो कब? उसको समय देने पर। एकदम से कोई चीज समझ में नहीं आती है। कोई चीजें ऐसी होती है जो बहुत अच्छे समझ में आ जाती है, कोई चीज के लिए दिमाग लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना है, ये धीरे 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 दिमाग आपके अंदर डेवलप होता जाएगा, जैसे समय दोगे आप चीजों को, ठीक है, तभी होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये देखा ये, अब ये के रिलेटेड और कुछ बेसिक यहाँ पर कॉन्सेप्ट। अपवाद के तत्वों के लिए ये का मान
ये का मान दूसरे सेकंड आवर्त के तत्वों से अधिक होता है। मतलब अगर दूसरे आवर्त का कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे और तीसरे आवर्त का कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो तीसरे वाले का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना ज्यादा फायदेमंद है, वहां ज्यादा ऊर्जा निकलती है। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है। एक बार लिखो, अभी बुझिएगा। देखो उदाहरण, जैसे कि ग्रुप नंबर 17 हेलोजन परिवार, हेलोजन परिवार है तो इसमें तत्व कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं हेलोजनों की ईए का क्रम क्या होगा, हेलोजनों की ईए का क्रम क्या होगा, तो हम सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि सर बाएं से दाएं चलने पे ये बढ़ती है, ऊपर से नीचे आने पे ये घटनी चाहिए। तो हम यहां पे ये समझ पा रहे हैं कि ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो आकार बढ़ रहा है। सिंपल सी मेरी बातें सुनते जाना अच्छे से। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऊपर से नीचे आए, साइज बढ़ता गया बढ़ता गया, तो ये का मान घटना चाहिए घटना चाहिए। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। क्या कारण है? ये का सही क्रम होता है, क्लोरीन की ईए ज्यादा होती है फ्लोरीन की तुलना में, फिर ब्रोमीन आता है, फिर आता है आयोडीन। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इसके पीछे कारण क्या है बेटा? ये सही है। इसके पीछे कारण ये है कि यार फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेना तो चाहता है लेकिन उसका आकार छोटा है, इसलिए आसानी से ले नहीं पाता। जबकि क्लोरीन का आकार ठीक ठाक है, उसको इलेक्ट्रॉन लेने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आती। हमको बिल्कुल दिक्कत नहीं, हम ले लेंगे, इच्छा तो मेरी भी है लेकिन पेट पहले से बुरा हुआ है। सामने गुलाब जामुन रखा है, पेट भरा हुआ है, खा नहीं सकता, दिक्कत आ रही है, जगह बहुत कम है, बहुत तेज इच्छा हो रही मेरे को एकदम बढ़िया, मतलब बस गुलाब जामुन खाना है खाना है खाना है किसी भी हाल में। लेकिन क्लोरीन के पास थोड़ी ठीक ठाक जगह बची हुई कि मैं खा लेता हूँ। जैसे कि छोटे बच्चे, पेट भले इतना सा है, ये भी खाऊंगा वो भी खाऊंगा वो भी खाऊंगा, वो नहीं खा सकता। लेकिन उससे दो भाई है, एक छोटा है एक बड़ा है। छोटे भाई की इच्छा बहुत है लेकिन खा ही नहीं पाया, खत्म ही नहीं हो रहा ना, उससे मैं टेस्ट किया बस एकदम बढ़िया से मस्त खाया अंदर। तो वही बात कि क्लोरीन का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है फ्लोरीन के मुकाबले। तो क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा आराम से ग्रहण कर पाएगा, जबकि फ्लोरीन ग्रहण नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पहले से ही इलेक्ट्रॉन है और छोटा आकार है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण ज्यादा लगेगा। इस वजह से इलेक्ट्रॉन बनना जब ऋणायन बनाता है तो उतना स्टेबल नहीं बनाता। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से कारण। फ्लोरीन का आकार क्लोरीन की तुलना में अपेक्षाकृत छोटा होता है, छोटा होता है, जिससे आने वाले इलेक्ट्रॉन एवं पहले से उपस्थित इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण होता है, जबकि क्लोरीन का आकार बड़ा फ्लोरीन के तुलना में अधिक होने के कारण ऋणायन अधिक स्थायी
बनता है जिससे ये का मान अधिक प्राप्त होता है, अधिक होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो ये भी लेना चाहता है, इलेक्ट्रॉन वो भी लेना चाहता है, लेकिन उसके पास जगह नहीं है, इसके पास जगह है, बात इतनी सी। ठीक है, ग्रुप नंबर 17। तो कुल मिलाकर बात यही हुई ना कि ये दूसरे आवर्त में आता था और ये तीसरे आवर्त में आता था। तीसरे आवर्त वाले की ज्यादा हुई कि नहीं हुई? तो यही तो पॉइंट लिखा है मैंने यहाँ पे कि यार दूसरे आवर्त वालों की तीसरे से तो कम ही रहेगी, भले बाकियों से भी कम हो, डजंट मैटर, लेकिन तीसरे से तो कम रहेगी। ऊपर से नीचे जाने पे ये घटती है, बाएं से दाएं चलने पे बढ़ती है। सबसे ज्यादा लास्ट में कौन आता है इधर? फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, परंतु फ्लोरीन से ही बड़ा है क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा होती है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। तो यहां पे एक नोट लिख रहे हैं, क्लोरीन की ये का मान सर्वाधिक होता है। सबसे ज्यादा जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ना, सबसे ज्यादा ऊर्जा निकालता है। ठीक है, ओके। ये तो ग्रुप नंबर 17 के अंदर। अब देखो ध्यान से ग्रुप नंबर 16 के अंदर यहाँ पे क्या माजरा चलता है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पे ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम है तो रेनाइन बनाना, ऊपर से नीचे चल रहे हैं, आकार बढ़ रहा है, बढ़ता है ना, ओम शांति से टीपो, आकार बढ़ रहा है, तो ये घट रहा है। ऐसा होना चाहिए था, बस वही सेम फंडा कि यार ये दूसरे आवर्त के बहुत ज्यादा छोटे साइज में होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर के उतना स्टेबल रेनाइन नहीं बनाते हैं, इसलिए यहाँ ऊर्जा उतनी नहीं निकलती है। और यहाँ तो ऑक्सीजन सबसे लास्ट में आ जाता है जब रेनाइन बनाता है। तो सबसे आगे सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और ऑक्सीजन सबसे लास्ट में आ जाता है। ये ध्यान रखना है। और इसी के साथ ग्रुप नंबर 17 के बाद आता है ग्रुप नंबर 15। ये 3 ग्रुप ध्यान रखना है बेटा, इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं हर बार, बस आप कंफ्यूज ना होए इसलिए मैंने अलग से लिखवाए सबको। ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 15 में ये का मान क्या होना चाहिए था? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्म, ये आते हैं इसमें। ओके, ये इसमें तत्व है बेटा। तो जरा देखो ध्यान से, और बिस्मित ले लेते हैं। ओके, तो यहां पर भी आप ये सोच रहे होंगे कि घटते क्रम में होना चाहिए। ना 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 ना, ना गोरिये, गलत है, ये भी गलत है। नाइट्रोजन पीछे आ जाएगा फॉस्फोरस के, फॉस्फोरस, फिर यहाँ पे आता है नाइट्रोजन, फिर आर्सेनिक आता है बेटा, फिर यहाँ पर Sb, फिर एंटीमनी। Sb क्या? Sb के बाद बिस्मित, ये सही होता है। ठीक है, ये वाला स्पेशल था थोड़ा। देखो इनऑर्गेनिक में आप चीजों को समझ लो, अच्छी बात है, क्योंकि लास्ट में याद करना ही पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं, आप जितना बढ़िया से समझोगे याद करना उतना आसान रहेगा, ये मैं गारंटी देता हूं। जैसे बायोलॉजी में आप समझ लो, याद तो करना ही पड़ता है। एक होती है फिजिकल, फिजिकल में समझने का मटेरियल ज्यादा होता है, समझ लिया तो बहुत बढ़िया अच्छा लगेगा। लेकिन इनऑर्गेनिक में याद करना पड़ेगा लास्ट में ज्यादा, तो मजा आएगा। समझ तो रखा है आपने, लेकिन उसको याद भी करना पड़ेगा लिख करके बढ़िया से, वो अलग चीज है। दोनों में फर्क है। अगर ये चीज आपने समझ लिया तो सिलेक्शन हो जाएगा कि किस सब्जेक्ट को मुझे कैसे पढ़ना है। ये तरीका अपना लो, बस मस्त हो जाएगा काम। समझ में आ गया बेटा? ये तो ये था आपके इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये था आपके इलेक्ट्रॉन बंधुता।
समझ में आ रहा है क्या मैं बोलना चाह रहा हूं? इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या था? जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ऋणायन बनाएगा, तो जो ऊर्जा निकलेगी या देनी पड़ी वही इलेक्ट्रॉन बंधुता है। कब परमाणु को फायदा है? जब ऊर्जा निकाले, क्योंकि निकालने से सिस्टम की ऊर्जा घट गई, ऊर्जा घट गई तो स्थायित्व बढ़ गया। जितना जल्दी आएगा उतना जल्दी ऊर्जा निकालेगा। ओके, तो यहां पर हमने इन्हीं को देखा, हर एक तरीके से देखा। अब हम एस ब्लॉक में नहीं गए, क्योंकि धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कहां करती है इतना आसानी से, समझ में आया? तो उनके बारे में तो बात ही नहीं करेंगे अपन। ओके, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अब कुछ एक दो क्वेश्चन लगा लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन, निम्न में से लिखो बेटा, निम्न में से सर्वाधिक अस्थायी आयन होगा। निम्न में से सर्वाधिक अस्थायी आयन होगा। पहला H माइनस बी, Li माइनस सी, Be माइनस 4, आपका B माइनस। गेस कीजिए बच्चों और बताइए कौन सा ऋणायन नुकसान, मतलब किस ऋणायन का बनना नुकसानदायक है? ये बनना नुकसानदायक है सी का। अभी अभी हमने देखा था ना कि भाई बेरिलियम का तो विन्यास ऑलरेडी स्टेबल होता है, तो वो तो इलेक्ट्रॉन लेने से उसके तो नुकसान ही होएगा, तो बी माइनस तो अनस्टेबल होएगा। अभी बात, जैसे कि एक क्वेश्चन, यदि सोडियम गैस की फर्स्ट ईए का मान 11.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो Na प्लस गैस की Ea का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए 11.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी 11, 22, 23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी माइनस का 11.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डी माइनस का 23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन निकाला, Na प्लस बनाया, तो जब सोडियम इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो Ea इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा 11.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्रथम आयनन ऊर्जा कितनी है? 11.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब सोडियम से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ा तो हमें इतनी ऊर्जा देनी पड़ी। अगर इस Na प्लस में ये इलेक्ट्रॉन जोड़ के वापस ये बनाना चाहता हूं तो दो चीजें मिलेगी तो ऊर्जा निकलेगी। भाई इन दोनों को वापस मिलाना चाहे, आओ मिल लो, वापस ये बन जाओ, तो भाई जितनी ऊर्जा हमें लगी थी ना अलग होने में उतनी वापस कर देंगे। ठीक है, तो वापस कन्वर्जन हो जाएगा, तो वो ये कहलाएगा। ये धनावेशित होगी, बस ये ऋणावेशित होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर। अब इसके बाद आता है लास्ट, विद्युत ऋणता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो विद्युत ऋणता क्या होता है? किसी भी सहसंयोजक बंध से बंधित, ये मान लो एकल बंध है, कोई बंध है, सहसंयोजक बंध है। सहसंयोजक बंध में इधर भी एक परमाणु लगा हुआ है, इधर भी एक परमाणु लगा हुआ है, तो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। तो अगर उस बंधित इलेक्ट्रॉन को कोई परमाणु अपनी ओर खींचने की क्षमता रखता हो, जिसकी क्षमता ज्यादा होगी वो अपनी ओर खींच लेगा, इसकी क्षमता ज्यादा इसकी तरफ, इसकी क्षमता ज्यादा इसकी तरफ। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, En क्या है, विद्युत ऋणता क्या है?
बंधित परमाणुओं को किसी परमाणु द्वारा अपनी ओर खींचने की क्षमता। इट इज द पावर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है या विद्युत ऋणता है। तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर क्या है, किसी सहसंयोजक, किसी सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों, सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता ही विद्युत ऋणता कहलाती है। विद्युत ऋणता EN कहलाती है। बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता ही क्या कहलाती है? विद्युत ऋणता कहलाती है। बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता ही क्या कहलाती है? विद्युत ऋणता कहलाती है। ये क्षमता है, ये एक क्षमता है, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता। मात्रक, यह मात्रकहीन राशि है, यह मात्रकहीन होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। रसगुल्लो समझ में आया? इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, यह मात्रकहीन राशि होती है। ये तो यार कि कोई भी परमाणु है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उल्टा देगा। एक पहलवान आदमी, एक दुबला पतला आदमी, दुबला पहलवान पूछ रहा है, बता सूरज पश्चिम से उगता है ना? हाँ बाबूजी पश्चिम से उगता है। मार थोड़ी खानी उसको, जो पहलवान होगा उसकी चलेगी, जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो ये मात्रकहीन राशि होती है। अब विद्युत ऋणता कौन कौन से कारकों पे डिपेंड करती है? छोटे मोटे छुटपुट कारक के निपटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा टॉपिक है बेटा ये। हाँ जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग EN, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग EN, विद्युत ऋणता को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक आकार। अगर आकार छोटा होगा तो जल्दी बुला लेगा, बड़ा होगा तो फिर पता नहीं चलता ना। ठीक है, छोटा होगा तुरंत इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो आकार छोटा होगा तो फिर EN का मान ज्यादा होगा। मतलब जितना छोटा परमाणु वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर उतनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि दूरियां कम हो जाएगी ना बंध के इलेक्ट्रॉनों से। तो मतलब विद्युत ऋणता भी आकार के तो भाई साहब व्युत्क्रमानुपाती होती है। और इसमें कोई अपवाद नहीं है बेटा, इसमें कोई भी अपवाद नहीं है, कतई अपवाद नहीं, कतई। जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो कार्बन से जब हम फ्लोरीन की ओर जाते हैं तो आकार घटता है, बाएं से दाएं जा रहे हैं, एटॉमिक साइज घट रही है, तो EN का मान बढ़ रहा है। दैट्स इट, बढ़ती जाए, कोनो दिक्कत नहीं है। डोंट टेक कलेश, कोई कलेश ही नहीं है इसमें। अब आगे दूसरा जेड इफेक्ट क्या होता है? नाभिकीय आकर्षण। आकर्षण, आओ, परमाणु बोल रहा है हमारे नजदीक आओ, तो जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो EN का मान बढ़ेगा। अरे बोलो बोलो, अंधा बच्चा चीख रहा है, बोलो बालक बोलो। EN डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जेड इफेक्ट के। चमका,
हम्म, हम्म, हम्म। जैसे कि देखो उदाहरण, अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं कहूं यहाँ पे Fe, यहाँ Fe+2, यहाँ Fe+3 हो तो किसकी En ज्यादा होगी? बोलो, किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी? अगर यहाँ Fe है, यहाँ Fe+2 है, यहाँ Fe+3 है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होगा? जिस पर धनावेश ज्यादा होगा उसी को इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, उसकी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता ज्यादा होगी। यार ये उदासीन है, ये +2 वाला धनावेश है, ये +3 वाला, इस पर तो धनावेश बहुत ज्यादा है, इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, पकड़ लेगा फटाक से। समझ में आया? उसकी ज्यादा होगी, समझ के? ओके, अगला तो ये हो गया जेड इफेक्ट। अगला थर्ड, ये प्रतिशत एस लक्षण। अब तुम्हारे लिए थोड़ी अलग चीज, प्रतिशत एस लक्षण। प्रतिशत एस लक्षण, प्रतिशत एस लक्षण, बस अभी लिख लो, आगे तुम्हारे ये संकरण में काम आएगा बेटा। प्रतिशत एस लक्षण, प्रतिशत एस लक्षणों का मतलब होता है नाभिक से नजदीकता, क्लोजनेस टू न्यूक्लियस। जितना प्रतिशत एस लक्षण ज्यादा होगा नाभिक के उतने नजदीक वो कक्षक होंगे। नाभिक के नजदीक है तो मतलब अट्रैक्शन ज्यादा है, तो ऐसे कक्षकों जिनमें प्रतिशत एस लक्षण ज्यादा होगा उनकी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी। समझो, प्रतिशत एस लक्षण का तात्पर्य नाभिक से नजदीकता है। ठीक है, नाभिक से नजदीकता है। तो अगर प्रतिशत एस लक्षण ज्यादा तो फिर नाभिक से नजदीकता ज्यादा अर्थात आकर्षण ज्यादा। आकर्षण ज्यादा तो आकर्षणी तो विद्युत ऋणता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा। तो हम बोल सकते हैं ना कि विद्युत ऋणता, हम बोल सकते हैं ना बेटा विद्युत ऋणता प्रतिशत एस लक्षणों के समानुपाती होगी। अरे छोटा टॉपिक है, पढ़ लो फटाफट। समानुपाती होगी, ठीक है, ये हो गया प्रतिशत एस लक्षण वाला। अभी बताता हूं मैं संकरण में कैसे यहाँ पे प्रतिशत एस लक्षण देखोगे आप। नोट डाउन कर लो फटाफट। ओके, हाँ जी, जैसे कि देखो ध्यान से बेटा, संकरण, ये संकरण आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ने वाले हो, संकरण केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ने वाले हो ठीक। तो जैसे कि देखो एक संकरण होता है sp, एक संकरण होता है sp2, एक संकरण होता है sp3। तो जरा देखो हम देखेंगे प्रतिशत एस लक्षण। जरा देखो ध्यान से, sp संकरण में sp संकृत कक्षक बनते हैं, sp कक्षक बनते हैं, इतना समझ लो तुम तो। sp संकरण का मतलब sp कक्षक, sp2 संकरण का मतलब sp2 कक्षक, sp3 संकरण का मतलब sp3 कक्षक। अब सुनो, ये एक कक्षक बनाने में दो का योगदान, s का भी p का भी। कितने जने? दो जने। s कितना? एक, तो अनुकूल बटा कुल, अनुकूल बटा कुल, 1/2, 1/2 50%। परसेंटेज निकालनी है भैया, दो है, दो लोग है, s और p दोनों ने मिलके एक कक्षक बनाया, तो s का योगदान कितना? अनुकूल बटा कुल, s कितना? 1, कुल कितने? 2, 1/2 गुणा 100 कर दो, प्रतिशतता निकल जाएगी, अर्थात 50%। 50-50 का मामला है भैया। अब एक s और 2 p मिलकर के एक sp2 कक्षक बना रहे, एक s 2 p, एक s 2 p, टोटल कितने लोग? 3 लोग, s कितना? 1, तो अनुकूल बटा कुल, अनुकूल बटा कुल, अनुकूल बटा कुल, 1/3।
0.333 गुणा 100 कर दो, परसेंटेज निकल जाएगा 33%। sp3 एक एस 3p, एक एस 3p, टोटल कितने कक्षक? 4 कक्षक। एस कितना? 1, तो अनुकूल बटा कुल, अनुकूल बटा कुल, अनुकूल बटा कुल, 1/4, 1/4, 25%। तो प्रतिशत एस लक्षण ज्यादा किसमें? इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। अगर मैं कोई कार्बन बोल दूं कि यार ये कार्बन sp है, ये कार्बन sp2 है, ये कार्बन sp3 है, तो आप बता सकते हो किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी? सर जिसमें एस लक्षण ज्यादा होंगे यहाँ ज्यादा है, तो ऐसे आप कमेंट कर सकते हो। आएगा ऑर्गेनिक में काम आएगा। तो विद्युत ऋणताओं के बारे में ये बात खत्म। अब एक इनके ईएन के मान लिख लो। तत्वों की ईएन के मान, तत्वों की ईएन के मान, तत्वों की विद्युत ऋणताओं के मान। कुछ तत्वों की विद्युत ऋणताओं के मान तुम्हें पता होना चाहिए, फिर तुम्हारे ऊपर भगवान का वरदान रहेगा। नीट क्लियर करनी है? करनी है ना? करनी है। तो तत्वों की विद्युत ऋणताओं के मान पता होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है। हाइड्रोजन का 2.1, नॉर्मल कार्बन का 2.5, कार्बन के बाद कौन आता है? नाइट्रोजन, इसका होता है 3.0, एक 3.0 ही मान लेंगे। ऑक्सीजन का 3.5, फ्लोरीन का 4, सर्वाधिक 4, सर्वाधिक, ठीक है, ओके। फिर क्लोरीन का ध्यान होना चाहिए, ब्रोमीन का ध्यान होना चाहिए, आयोडीन का ध्यान होना चाहिए। क्लोरीन का होता है 3.0, ठीक है, ब्रोमीन का होता है 2.8, इसका होता है 2.5, कार्बन से थोड़ा ज्यादा, ठीक है। और सल्फर का होता है बेटा 2.4, नाइट्रोजन के नीचे आता है फास्फोरस, इसका होता है 2.1। ये कुछ तत्वों की विद्युत ऋणताएं हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। अगर पता है तो आपको स्वयं क्वेश्चन अपने आप बनने लगेंगे। बस आपको ये पता है किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, किसकी कम है, तो अपने आप चीजें चमकने लगेगी, एकदम प्रकाशित होने लगेगी, दिव्य प्रकाश की प्राप्ति होगी आपको। अगर आप इनको ध्यान रख लेंगे तो चीजें आसान हो जाएगी। तत्वों की ईएन के मान, हाइड्रोजन की 2.1 होती है, फ्लोरीन की सर्वाधिक, सर्वाधिक विद्युत ऋणी परमाणु है फ्लोरीन, सर्वाधिक विद्युत ऋणी परमाणु है फ्लोरीन। कौन है? फ्लोरीन, ठीक है, ओके, हाँ जी। तो बस बाय 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 बाय, थैंक यू।